वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वह है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जितना भी कंपटीशन बेटा होता है हर एग्जाम में लगभग टू डायमेंशनल ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर आता है और एक बहुत बड़ा पोर्शन इस कैटेगरी यानी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला आने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आप दो एक्सेस होती हैं एक्स और वाई, क्योंकि हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं इसलिए टू एक्सेस की बात करेंगे। अगर बेटा हम डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करें, इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करें, एक को हम P बोले और दूसरे को बेटा Q, इसको हम x1 y1 से डिनोट करें और इसको बेटा x2 और y2 से जब डिनोट करेंगे तो हम डिस्टेंस PQ की जो निकालेंगे उसको अगर हम बेटा d से डिनोट करें तो d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैं आज बेटा इस वीडियो में आपको ये बता दूं कि मैं पूरा बेसिक जितने भी फॉर्मूले हैं वह सब बताने की कोशिश करूंगा और बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन ऐसा भी नहीं है एक ऊपरी सतह के रूप में हम इसको पार्शियली नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं हम बीच का रास्ता अपनाएंगे। बहुत ज्यादा डीप भी नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूलों की जानकारी ना हो, आपको सारे फॉर्मूलों की जानकारी मैं दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरे नंबर पे आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो है उसके अंतर्गत हम लोगों के पास दो तरीके के सेक्शन होते हैं। तो एक होता है हमारा इंटरसेक्शन फॉर्मूला। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है और P एंड Q बेटा, और इसका P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और कोई एक पॉइंट है R जो इसे m/n में इस लाइन को डिवाइड करता है। ठीक है, इस लाइन को अगर कोई पॉइंट डिवाइड करता है R m/n में और R के जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो कैपिटल X कैपिटल Y हो, तब ऐसे केस में बेटा x इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि इसकी इस वाले से और इसकी n व n की हम करेंगे इन वाले से। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा बेटा, x में सिर्फ x आएगा, आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अगर हम बेटा बात करें y की, तो ये इंटरसेक्शन यानी इंटरनल फॉर्मूला है m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसी में बेटा अगर हम दोनों जगह पे माइनस कर दें तो वह हमारा वाह्यता का यानी एक्सटर्नल फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y के लिए बेटा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये दोनों ही फॉर्मूले आप लोग नोट करेंगे और इसमें आप लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल वाले में क्या होता है, जो R पॉइंट होता है वो Q से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो लेकिन आपको सिर्फ ज्यादा इसमें इतना डीप नहीं जाना, आपको इतना याद रखना, अगर वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में आपका नेगेटिव आ जाता है और इंटरनल में आपका पॉजिटिव आ जाता है, इतना नोट करें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा मिड पॉइंट की। किसी लाइन का मिड पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लें कि हमारे पास कोई लाइन है P और Q, ठीक है, और P और Q के बिल्कुल बीच में कोई मिड पॉइंट है R, इसके कोऑर्डिनेट है x, y और इसके बेटा x1 y1 और इसके x2 y2। ठीक है, तो अगर हम मिड पॉइंट x की बात करेंगे, मिड पॉइंट का मतलब PR और RQ जब बराबर होंगी तब ये R मिड पॉइंट होगा। ठीक है,
तो x की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y की जो वैल्यू होगी कैपिटल वो होगी बेटा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है ट्राइंगल। आप लोग जानते हैं कि ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं और 3 ही उसकी वर्टिसेस होती हैं। अगर हम नाम दें A, B, C और हम कहें इसके x1 y1 A के कोऑर्डिनेट है, B के x2 और y2 है और C के बेटा x3, y3 है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, हम इसका अगर एरिया फाइंड आउट करने जाएं, यानी एरिया हम निकाल रहे हैं किसी ट्राइंगल का, तो क्या होगा 1/2 डिटर्मिनेंट में हम लोग रखेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसका आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। इसको आप नोट करेंगे। चलिए बात करते हैं सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का मतलब केंद्रक। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कोई भी अगर ट्राइंगल है बेटा और उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट x1 y1 ABC, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। अभी हमारा ये ट्राइंगल ही चलेगा बहुत देर तक, क्योंकि ट्राइंगल से रिलेटेड बेटा मैंने देखा है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सेंट्रॉइड यानी केंद्रक निकालने के लिए हमारे पास मान लीजिए ये पॉइंट G है, G को हम सेंट्रॉइड बोल दे रहे हैं बेटा, और इसके कोऑर्डिनेट x, y है। तब कैपिटल X इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस तरीके से हम लोग सेंट्रॉइड निकाल देंगे। इसके बाद अगला हेडिंग जो आ रहा है वह आ रहा है इन सेंटर। इन सेंटर की हिंदी होगी अंतः केंद्र। ठीक है, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल दिया है, मान लीजिए यही ट्राइंगल ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट आपके सेम है, ए के सामने की जो साइड है इसको हम स्मॉल ए से बेटा रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, बी के सामने की जो साइड है उसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सी के सामने की साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब ऐसे केस में हमारे पास सेंटर के यानी इन सेंटर को हम लोग रिप्रेजेंट दे रहे हैं बेटा आई से, और इन सेंटर के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे। इन सेंटर को हम लोग बेटा आई से डिनोट कर रहे हैं और आई से डिनोट करने के बाद इसमें किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 ay2 ay3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, सेंट्रॉइड की वैल्यू निकाला करेंगे। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप लोग जानते हैं कोई भी ऐसी आकृति जिसमें जो 4 भुजाओं से घिरी हो, यानी कोई भी ऐसा शेप जिसकी 4 साइड्स हो, सभी क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। मैं
उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं कि वो आयत होगा, वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, ये सब नहीं बता रहा मैं आपको रोम्बस रोम्बस के बारे में। मैं सिर्फ एरिया की बात कर रहा हूं। तो एरिया निकालने के लिए आपको जो अब यही सब शॉर्टकट मिलेंगे आपको, यही सब शॉर्टकट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया जो निकलता है वह निकलता है एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 x2 या x1 आप जो चाहे बोले, लेकिन स्टार्टिंग जैसे x1 से कर दी तो x1 माइनस x3, y1 मैं इसको हटा देता हूं, y1 माइनस y3, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। इसके बाद बेटा x2 माइनस x4 और y2 माइनस y4। ये बहुत ही कर्रा शॉर्टकट है आपका इसका निकालने का। याद रखिएगा कि ये नंबर जो होते हैं 1 और 3 ये होते हैं ऑड नंबर। कैसे नंबर होते हैं बेटा? ये दोनों होते हैं ऑड। ऑड का मतलब विषम, और नीचे वाले दोनों कैसे होंगे और डिफरेंस आएगा। नीचे वाले कैसे होंगे? इवन होंगे, यानी सम होंगे। देखिए 1 और 3 आ रहा है 13 और 24, यानी 2 और 4 आ रहा है। इसका ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए सबसे बढ़िया और सटीक फॉर्मूला है ये मेरे पास। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बेटा इसके बाद हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और इसके कोऑर्डिनेट बेटा x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 है। आपको करना क्या है, हमें अगर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हमें किसी एक के कोऑर्डिनेट नहीं पता है, हमें किसी एक के कोऑर्डिनेट नहीं पता, मान लीजिए ये A है, B है और C है और ये बेटा D है, हमें A और C के पता है और B के कोऑर्डिनेट मान लीजिए हमें नहीं पता, तब हम B के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वह क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम क्या करते हैं, आमने सामने वाले जोड़ देते हैं x1 प्लस x3 और माइनस कर देते हैं ये वाला x4। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, अपने आप हमें b के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, y1 प्लस y3 माइनस y4। तो इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट ऑफ b फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो हमारा इसका सेगमेंट है, वो हिस्सा है, वो क्या है, वह है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है आपको बताएं। जैसे कोई भी ट्राइंगल है बेटा, क्योंकि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसी भी ट्राइंगल में अगर एबीसी में हम एक मीडियन डाल दें, मीडियन का काम क्या है, वो इसको 2 बराबर भागों में बांट देगी। एक और मीडियन डाल दें, फिर एक और मीडियन डाल दें, यानी 3 मीडियन हमने डाल दी। तो जो ये पॉइंट होगा, यही पॉइंट हमारा केंद्रक यानी सेंट्रॉइड होगा। और याद रखिए, अगर मैं इसको O से और इसको M से डिनोट करूं, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वह 2 रेशो होगा ये, और O से लेके M तक की डिस्टेंस हमेशा 1 होगी, यानी AO अनुपात OM हमेशा 2:1 होगा। ठीक है, आप मान लीजिए कि अगर हम इस पर एक परिवृत्त, यानी हम लोग इस पे एक बाह्य वृत्त, परि माने बाहर, ठीक है, अगर हम लोग इस पर बाह्य वृत्त खींचें, जैसे मान लीजिए मैं इस पर एक सर्कल बना देता हूं ऐसे करके, तो यहां से लेके यहां तक की हम रेडियस को कैपिटल R बोलेंगे। ठीक है, और अगर मैं अंतःवृत्त बनाऊं, इनसेंटर बनाऊं, इनसर्कल बना दूं, तब वह स्मॉल r होगा, यानी हम लोग इसको बोलेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या R। तो ऐसे केस में आप ये भी कह सकते हैं कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या में जो अनुपात होता है, रेशो होता है, वह 2:1 का होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसको आप नोट करें। बोर्ड पे आप 3 टॉपिक देख रहे हैं, छोटे छोटे हालांकि ये हैं, लेकिन
एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की थी। अब इनको डीप समझते हैं कि आखिर कैसे हमारा इन सेंटर बनेगा। मान लीजिए कोई भी एक ट्राइंगल हम बना देते हैं, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के मैं क्या करूं, बाइसेक्ट कर दूं एंगलों को। तो जैसे ये एंगल बाइसेक्ट किया, ऐसे ही ये वाला एंगल मैंने बाइसेक्ट किया, ऐसे ही मैंने ये वाला एंगल बाइसेक्ट किया। जब हम एंगलों को बाइसेक्ट करते हैं और जिस पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट पे वे मिलते हैं वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, इन सेंटर। आप क्या करिए, इस पॉइंट पे अगर प्रकार की नोक यानी कंपास का पॉइंटर रखेंगे और इस पॉइंट से या इस पॉइंट से इसे मिलाएंगे तो एक सर्कल खींचेगा। सर्कल जो ड्रॉ होगा उसकी रेडियस आर होगी, इसको हम इन सर्कल भी बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इन सर्कल। इसके बाद आती है बात सर्कम सर्कल की। फिर से मान ले कोई एक ट्राइंगल है बेटा, अगर कोई भी एक ट्राइंगल है और हम इसकी साइड को बेटा बाइसेक्ट करें, ऐसे एक कट लगाएं, यहां पर प्रकार की नोक रखें या कंपास की और एक कट ऐसे लगाएं, तो आप लोग क्या देखते हैं, ये साइड बाइसेक्टर हुआ, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हुआ। ये साइड बाइसेक्टर के साथ साथ क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हुआ। ठीक है, लंबवर्धक उसकी हिंदी होगी। इसी प्रकार अगर मैं किसी एक और साइड पकड़ लूं, अभी मैंने बीसी का किया था, मैं एबी का करूं, तो ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, यानी इस तरीके से मुझे एक, यानी जो पॉइंट मेरा आएगा, थोड़ा सा अच्छा करके बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा आता है, इस तरीके से आप लोग इसे प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपके पास अच्छा सा बन के निकल के आएगा। तो एक तीसरी साइड है, उसको भी मैं बाइसेक्ट कर दूं बेटा, ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे, इस तरीके से। तो इस पॉइंट में, जिस पॉइंट पे वो काटेगा वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर कहलाएगा। अगर मैं पॉइंटर पे यहां पे नोक रखूं प्रकार की और पेंसिल बेटा यहां रखूं और एक सर्कल बनाऊं, तो इसको बोलेंगे हम लोग सर्कम सर्कल। इसको क्या बोलेंगे, इन सर्कल। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको बोलेंगे सर्कम सर्कल। वो आपसे पूछेगा कि सर्कम सर्कल कैसे बनता है, चारों ऑप्शन देगा आपको। साइड बाइसेक्टर से बनेगा, एंगल बाइसेक्टर से बनेगा, कि हम और किसी चीज से बनाएंगे, कि और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनेगा, किससे बनेगा। तो आपको अगर पता ही नहीं है कि साइड बाइसेक्टर से सर्कम सर्कल बनेगा, एंगल बाइसेक्टर से इन सर्कल बनेगा, अब ऑर्थो सेंटर कब बनेगा। मान लें कि एक और ट्राइंगल है और अगर इस ट्राइंगल से बेटा थोड़ा सा बढ़िया करके बनाते हैं, इस तरीके से मान लीजिए एक ट्राइंगल है एबीसी। इस ट्राइंगल से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। परपेंडिकुलर का बेटा मतलब ये कतई नहीं है कि वो बाइसेक्ट करेगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि वो साइड पे 90 डिग्री ही बनाएगा। एक और परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया इस एंगल से, एक और मैंने ड्रॉ किया। तो याद रखिएगा कि ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। इतना आप नोट करें, यानी जो परपेंडिकुलर से बनेगा, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो नया इसमें टॉपिक आ गया है वह है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को आप लोगों को समझने के लिए उसका बेसिक समझना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। और बेसिक के लिए जो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। देखिए फिर से आप समझ लीजिए यहाँ पर कि हम लोग स्लोप कितने तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले y इक्वल्स टू m इक्वल्स टू स्लोप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को हिंदी में ढाल, और हम लोग इसको प्रवणता, ग्रेडियंट, कुछ भी आप बोले,
अगर पॉइंट दिए हैं बेटा तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर tan थीटा। ठीक है, एक तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपको स्लोप निकालने की है कि y बराबर, अगर आप ऐसे निकालना चाहते हैं m बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब ये निकालेंगे कैसे? अब देखिए, मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। अब आप इसमें लगाइए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस के 2y3 आया। मैं इसको एक तरीका और बता रहा हूं आपको। एक तरीका ये है कि आप अलोन कर दें, y को अकेला कर दें। जब y आपका अकेला होगा तब भी तो आप स्लोप निकाल लेंगे। कैसे y अकेला होगा? आप इसको उधर ट्रांसफर करिए, आपने कर दिया माइनस के 2x प्लस 5, y का मतलब 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस के 2y3। अब यही इससे तुलना किससे होगी? y बराबर mx प्लस c से होगी। m बराबर कितना आ गया? माइनस के 2y3 आ गया। तो इस तरीके से भी बेटा आप लोग स्लोप निकाल सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। चलिए हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि अगर मान लीजिए कि दो एक्सेस है बेटा, ऐसी बेसिक चीजें एग्जाम में बहुत आपसे पूछी जाती हैं। अगर आपसे कहें कि ये एक्स एक्सिस है और ये बेटा वाई एक्सिस है, और हम कहें एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है बेटा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तब आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि आप यहां पर खड़े हैं, ये आपके बाल हो गए। आप यहां खड़े हैं और आप यहां से लेके यहां तक चले ए। भाई आप इस लाइन से इस लाइन तक जानी, यानी इस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप यहां से यहां तक चले तो ए चले, लेकिन आप चले किस में? एक्स में चले या वाई में? आप वाई में चले ना, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू ए। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं ये कहूं कि कोई लाइन y के पैरेलल है, तब भी आप यहां खड़े हैं। अब आप मान लीजिए यहां चले B, तो आपसे पूछा चला जाएगा कि आप किस पे चले? आपको यहां से यहां तक जाना है, आप हमेशा ओरिजिन से ही चलेंगे। तो आपको ओरिजिन से बेटा इधर जाना है, तो आप किस पे चले? Y पे चले, सॉरी आप x पे चले। आप ऐसे पे चल रहे हैं, तो जब आप x पे चले तो आप x में कितना चले बेटा? x में आप B चले। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x बराबर B। ये बहुत ही मूलभूत चीजें हैं। दूसरी चीज, अगर आप x एक्सिस की बात करें तो इस पे क्या होगा? x एक्सिस पे याद रखिए हमेशा y 0 होगा, बहुत पूछा जाता है। और y एक्सिस पे बेटा हमेशा x 0 होगा। इसको आप ध्यान से नोट करें। इसके बाद हम पढ़ा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि दो लाइनें किसी एक एंगल के साथ, दो लाइनें, जैसे मान लीजिए हम इसको बोल रहे हैं बेटा θ1, इसको बोल रहे हैं θ2 और इसको बोल रहे हैं अल्फा। ठीक है, यानी हम निकालना चाहते हैं दो लाइनों के बीच का एंगल। ठीक, अगर दो लाइनों के बीच का एंगल यहां पर हम बोल रहे हैं बेटा tan अल्फा बराबर, तब आप ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। हमने आपको अभी अभी पढ़ाया था ग्रेडियंट में हम tan थीटा को m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब हम बेटा ग्रेडियंट में tan थीटा को m से रिप्रेजेंट करेंगे, तब ऐसे केस में हम इसको tan θ1 को क्या बोलेंगे बेटा? हम tan θ1 को m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 यानी tan अल्फा आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें केस हैं दो। केस फर्स्ट ये कहता है कि बेटा जब दो लाइनें एक दूसरे के इस तरीके से बेटा कैसी हैं? एक दूसरे पे पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो इन दोनों लाइनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हम क्या करते हैं? मिला के ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, कैसे भी कर दें, लेकिन पैरेलल हो, यानी अल्फा इनका 0 हो जाए। क्या कह रहे हैं हम बेटा? अल्फा अगर 0 हो जाएगा तब क्या होगा? तो आप जानते हैं कि भैया tan अल्फा अगर 0 हो जाएगा तो tan 0 0 होगा। तो जब tan 0 0 होगा तो 0 बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2।
अब आप 1 प्लस m1 m2 की मल्टीप्लाई जैसे ही जीरो के साथ करेंगे ये सब जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि m1 और m2 बराबर होंगे, यानी दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती हैं। यानी द स्लोप ऑफ टू लाइन्स द स्लोप ऑफ पैरेलल टू लाइन्स आर ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, यानी अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप भी बराबर होंगे। दूसरा केस, केस टू में हम लोगों को यह देखना है बेटा कि अगर अल्फा हमारा 90 हो जाता है, अल्फा क्या हो जाता है 90, क्यों नहीं हो सकता? आप एक लाइन ऐसे रख दीजिए और इस लाइन को उठाइए और ऐसे कर लीजिए, तो क्या इनके बीच में 90 डिग्री नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो क्या ऐसा केस अगर हो जाएगा तब क्या होगा? तब होगा ये कि tan 90 होता है इंफिनिटी, और इंफिनिटी के आगे हम लोग लिखेंगे बेटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इंफिनिटी को क्या मैं 1/0 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस वीडियो के अगर बेसिक को आप समझ ले गए तो आने वाली दो वीडियो और जो आपको इससे संबंधित मिलने वाली हैं, निश्चित रूप से कोई भी समस्या आपको नहीं होने दूंगा मैं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल्स टू 0, यानी m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि पैरेलल में आप याद करो m1 बराबर m2, परपेंडिकुलर में याद करो m1 m2 -1। मैं नहीं याद करा, मैं आपको बता रहा हूं ये होता क्यों है। ठीक है, इसको नोट करें, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बेटा ध्यान देंगे कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें क्या बताना है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन m एंड वन पॉइंट यानी x1 y1 आर गिवन। मतलब समझिए कि अगर कोई भी लाइन जो किसी एक पॉइंट x1 y1 से बेटा पास हो रही है और कोई एंगल आपको थीटा दे रही है, कोई एंगल देगा एग्जाम में, तब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होगी बेटा। इक्वेशन ऑफ लाइन, तब आप क्या लिखेंगे इसको? तब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन को y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, अब आप यहां पे tan थीटा भी लिख सकते हैं या आप यहां पर m भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो, क्योंकि m बराबर ही tan थीटा होता है। कंफ्यूज ना हो, या तो ये और बराबर में ब्रैकेट में आता है x माइनस x1। दूसरा केस भी है, सेकंड केस इसका। सेकंड केस ये है कि अगर एक लाइन जब हमें स्लोप ना दे, व्हेन स्लोप आर नॉट गिवन एंड 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट दे दे, जैसे x1 y1 x2 y2 p, q, स्लोप आपको नहीं दिया है, कोई भी एंगल नहीं दिया, तब आप इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तब आप इसकी इक्वेशन निकालने के लिए जाएंगे y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अभी ये फॉर्मूले आप सिर्फ लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, बाद में ये बहुत काम आने वाले हैं, इसको नोट करें। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। तो नंबर 1 पे आएगी इंटरसेप्ट। किसी भी लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है कि और कोई लाइन जो दोनों में अंतःखंड काटती है, ओरिजिन O हो गया, यानी O से लेके A पॉइंट तक हमारी जो दूरी है उसको हमने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया बेटा, और O से लेके जो B पॉइंट तक की दूरी है उसको हमने स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया। ठीक है,
तो ऐसे केस में इंटरसेप्ट जो फॉर्म होगी, बहुत क्वेश्चन ये तो पूछा ही जाएगा, वो होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। दूसरे नंबर पे आती है परपेंडिकुलर फॉर्म। तो परपेंड की ये वाला बेटा एंगल अल्फा है, तो ये बचा हुआ एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। तो इस अल्फा के लिए ये बेस हो गया p, यानी अगर मैं बात करूं कॉस अल्फा की, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी p अपॉन a। यहां से मैं बेटा a की वैल्यू निकाल लूंगा p अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से मैं लिखूंगा cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू p अपॉन b। भाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसमें भी लगेगा। अब ऐसे केस में मैं यहां से बेटा b की वैल्यू निकालूंगा p अपॉन साइन अल्फा। और ये जो a और b की वैल्यू है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लगा देता हूं, वैल्यू पुटिंग कर देता हूं। तो x अपॉन a यानी p cos अल्फा, p अपॉन cos अल्फा प्लस y अपॉन p अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1। आप लोग ये भी जानते हैं दोनों ऊपर जाएंगे, यानी आपके पास आएगी जो इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर में इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, यानी परपेंडिकुलर फॉर्म इसको बोलते हैं x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, और नीचे जो एलसीएम आएगा p, चलिए मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूं, तो p की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो आपके पास जो परपेंडिकुलर हमारे पास जो फॉर्म आनी है वो क्या होगी, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बेटा p। आप इन चीजों में कोई शॉर्टकट पे ना जाए, आप निश्चित रूप से बेसिक फॉर्मूले जरूर याद रखें। अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो शॉर्टकट से आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे एग्जाम में। इसके बाद बात करेंगे पॉइंट इंक्लिनेशन फॉर्म, यानी हमारे पास x एक्सिस और बेटा y एक्सिस दी हुई होगी और वही एक पॉइंट होगा p x1 y1, और बीच में ये कॉमा है, कंफ्यूज ना हो। और बेटा यहां पर मान लीजिए एंगल थीटा बन रहा है, तो पॉइंट इंक्लिनेशन जो फॉर्म होती है वो होती है x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें ध्यान दीजिएगा यहां पर थोड़ा सा चेंज है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। इस फॉर्मूले को आप लोग लर्न करेंगे, नया फॉर्मूला है ये। इसके बाद हमारे पास आता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला है उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर किसी पॉइंट P से किसी लाइन जिसकी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है और कोऑर्डिनेट है x1, y1, इससे एक परपेंडिकुलर P डाला जाता है इस लाइन पर, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ज्ञात करने का या प्राप्त करने का या गेटेबल कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू x की जगह पे बेटा x1, y की जगह पे y1। हालांकि ये पॉइंट होंगे एग्जाम में, जो तो आपको एग्जाम होगा उसमें ये पॉइंट के रूप में होंगे। तो आप लोग क्या निकाला करेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे, मॉड लगाएंगे, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो आप लिखेंगे ax1 प्लस by1। आप लोग देखिए यहाँ x और y थे, लेकिन मैंने पॉइंट अप्लाई कर दिए, तो मेरे पास क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट, जो इनके कोफिशिएंट होते हैं जो भी लिख दे वो 2, 3, 4, 6 जो भी हो, यहाँ पर a और b है, तो अंडर रूट में इनका स्क्वायर। लेकिन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से अगर हम बात करें, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से जब हम बात करेंगे तो इस पॉइंट की जगह पे क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा, यानी इस बार यहां पे 0 और यहां पे भी 0। तब आपके पास p क्या बचेगा, तब आपके पास p बचेगा मॉड में अंडर रूट c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही मजा आने वाला है, तो नोट करेंगे। अब हम बेटा बात करेंगे, अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं इस तरीके से, और पहली लाइन अगर ये है और इसके कोऑर्डिनेट a1x, इस लाइन की जो इक्वेशन है b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी लाइन है और इनके बीच में कोई भी एक एंगल थीटा मान लीजिए बन रहा है, तो इसके इक्वेशन है, दूसरी जो लाइन है हमारी, इसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तब हमें इनके बीच में बेटा मान लीजिए cos थीटा एंगल निकालना है, तो cos थीटा निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास होगा, वह हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो मॉड में बेटा आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 अपॉन अंडर रूट में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और इनटू में बेटा a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, अगर लाइनों की इक्वेशन है, एंगल पूछ रहे हैं आपसे, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें भी दो केस हैं। केस फर्स्ट, अगर केस फर्स्ट क्या कहता है कि अगर हमारा जो थीटा है बेटा वह परपेंडिकुलर, यानी थीटा हमारा 90 डिग्री है, अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है, तब आप क्या करेंगे, cos थीटा को 90 रखेंगे, और आप जानते हैं cos 90 आपका 0 होता है। जब आप यहां पर बेटा 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a1 a2 प्लस b1 v2 इज इक्वल्स टू 0। केस सेकेंड, ये लाइनें अभी क्या थी, 90 डिग्री पे काटे, लेकिन अगर लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है, यानी पैरेलल हो, यानी थीटा हमारा 0 डिग्री हो, cos 0 1 होता है, ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में इसको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके मुकाबले, इसका मतलब a1 अपॉन a2 बराबर, ये रेशो वाला केस याद रखिएगा, b1 अपॉन v2, ठीक है, इसको आप नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों केस आपको आने चाहिए। अब हम बात करेंगे बेटा कि अगर दो लाइनें हैं, मान लीजिए ये दो लाइनें हैं, इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और इस लाइन की इक्वेशन आपसे को पूछ ले और यहां पर कोई भी इस लाइन में पॉइंट दे देगा x1, y1, तब आप इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसके स्टेप आप ध्यान रखिए। पहला स्टेप है कि जो लाइन लिखी है उसको आप कांस्टेंट को उधर ले जाके लिखें, यानी ax प्लस by इज इक्वल्स टू माइनस का c, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इससे फर्क नहीं पड़ता है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपको दूसरे स्टेप में इसकी जगह पर सिर्फ लैम्डा लिख देना है, यानी ax प्लस by बराबर लैम्डा। तीसरे स्टेप में जो x1 y1 दिए हैं वो यहाँ पर पुट कर देने हैं आपको, यानी ax की जगह पे x1, अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा, by1 इज इक्वल्स टू लैम्डा, और यही जो लैम्डा की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में लगा देंगे, तो आंसर हमारा आया करेगा ax प्लस by बराबर ax1 प्लस by1, हमने लैम्डा की वैल्यू लगा दी और ये इसका आंसर हो गया। केस इसी में 2 है, छोटा सा इसी में करा देता हूं आपको। मान लीजिए कि एक लाइन ऐसी है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है, और इसके ऊपर बेटा एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, जो कैसी है, परपेंडिकुलर है, और उस लाइन के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कहीं पे भी x1, y1। हमसे इस लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, यानी पूछी है कि क्या होगी, तब आप लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में पहला स्टेप वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या होता है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम उधर जब ले जाते हैं तो लैम्डा के साथ करते हैं। कैसे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेप में ये वाले इंटरचेंज होंगे, क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे, यानी बी एक्स और बीच का जो भी साइन है वो बदलेगा, ए वाई बराबर माइनस के सी होंगे ना,
और माइनस के सी को हम लैम्डा लिखेंगे। कोई डाउट? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, मैंने इसमें 2 स्टेप कर दिए कि लैम्डा, फिर समझ लीजिए ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं वो आपस में बदल जाते हैं, बीच का साइन बदल जाता है, बराबर वाले साइन में लैम्डा हो जाता है। आपको इससे मतलब नहीं है वो प्लस है या माइनस है, इससे कोई मतलब नहीं, बस आप कांस्टेंट लिखना है। दूसरा स्टेप जो x1 y1 है वह वैल्यू इन दोनों की जगह पे लगेगी, यानी bx1 माइनस a y1 इज इक्वल्स टू लैम्डा, और इसी इक्वेशन में हम आंसर लगा के लिखेंगे तीसरे स्टेप में कि vx माइनस ay इज इक्वल्स टू vx1 माइनस ay1। अगर ये आपको थोड़ा कम समझ में भी आ रहा है तो आप चिंता ना करें, जैसे क्वेश्चन में इसके कराऊंगा तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा, इतना आप नोट करें। अब हम बात करेंगे बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। क्या बात करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। मतलब समझ लीजिए अगर एक्स एक्सिस से बेटा एक ही और 2 लाइनें हैं, ध्यान दीजिएगा, ये लाइनें ऐसे भी हो सकती थी, ये लाइनें ऐसे भी हो सकती थी, ये लाइनें ऐसे भी हो सकती थी, कैसे भी हो सकती थी। फिलहाल मैंने एक्स और वाई में पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 लाइनें रखी हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इस लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं कि ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे इस सर ने इसमें कोई चेंज नहीं किया। आप याद रखिए अगर कोई पैरेलल लाइन है तो ये लाइनें ही तो बताती हैं, ये दोनों चीजें बेटा सेम होगी। एग्जाम में आप पहचानेंगे कैसे पैरेलल लाइन, आप देखते बता देंगे। अगर मान लीजिए 3x प्लस 2y है तो यहाँ पे अगर ये पैरेलल है तो 3x प्लस 2y ही होगा, ठीक है, तभी ये पैरेलल होगी। केवल अंतर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा दोनों लाइनों पे। पहला परपेंडिकुलर मैंने डाला यहाँ, दूसरा परपेंडिकुलर मैंने डाला यहाँ। बड़े वाले को मैंने P1 से और दूसरे वाले को मैंने P2 से डिनोट किया। मुझे लेंथ ऑफ मतलब मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, मुझे चाहिए d। तो d निकलेगी कैसे? d निकलेगी बेटा P1 माइनस P2 से, जो कि मॉड में होगी। अब P1 क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन की बात हम कर रहे हैं तो P1 का मतलब हो गया जो पहली वाली लाइन है, यानी ये P1 वाली लाइन, ये दूसरी वाली लाइन है, यानी ये वाली सेकंड, या आप इसको चलिए पहला मान लीजिए, इसे दूसरा मान लीजिए, तो कोई इश्यू नहीं है। तो P1 वाली लाइन यानी जो पहली वाली लाइन है, इसमें ये भी 0 ये भी 0, बचेगा क्या? C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर, सॉरी A1 नहीं है, A है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कोई डाउट? माइनस C2 अपॉन इसी तरीके से C1 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर। भाई इस लाइन पे भी तो ये 0 केवल C1 ही तो बचेगा, तो अब आप A2 का A1 का स्क्वायर करेंगे और मॉड को 1 कर देंगे। अब अगर आप इसको एलसीएम ले लें बेटा, यानी A स्क्वायर, यहाँ A1 A2 हटेंगे, सॉरी, यहाँ आएगा A स्क्वायर माइनस प्लस B स्क्वायर। तो जब हम एलसीएम लेंगे A स्क्वायर प्लस बेटा B स्क्वायर अंडर रूट में, तो आपके पास आ जाएगा C2 माइनस C1, या क्योंकि मॉड था तो आप C1 माइनस C2 भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसी में एक दूसरा केस है, अगर ये लाइन एक दूसरे के अपोजिट हो तब क्या करेंगे? ये तो एक ही तरफ थी लाइन है। अब देखिए दूसरा केस, दूसरे केस में एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है, ठीक है। अब इस लाइन को ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इसको बेटा P1 बोल दूं इस परपेंडिकुलर को, और इस परपेंडिकुलर को बेटा मैं P2 बोल दूं, क्या बोल रहा हूं, छोटे वाले को मैं P2 बोल दूं, ठीक है, बड़े वाले को P1 बोल दूं, तो ऐसे केस में अगर मुझे D निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है दोनों लाइनों के, तो यहां पर D बदल जाएगा बेटा, यहां पर D हो जाएगा P1 प्लस P2 मॉड के अंदर। जब P1 प्लस P2 हो जाएगा तो इस वाले साइन में, क्योंकि ओरिजिन तो अपनी ओरिजिन ही रहेगा 0,0, तो इस वाले साइन में केवल C2 प्लस C1 हो जाएगा। C2 प्लस C1 मतलब माइनस की जगह पे सिर्फ प्लस होना है,
और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप नोट करें, ध्यान दीजिएगा। अगर आप कैसे पहचान करेंगे एग्जाम में, केवल आप इन दोनों के साइन को देख के एग्जाम में पहचान कर सकते हैं। अगर ये लाइनें इधर उधर हैं तो इनके साइन अपोजिट होंगे, यहां माइनस होगा यहां प्लस होगा, तो ये वाला केस होगा, यानी ये पॉजिटिव का केस, ये नेगेटिव। यानी अगर एक लाइन, मैं फिर आपको बता दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, अगर दो लाइनें एक दूसरे के अपोजिट हैं, ओरिजिन से इधर उधर हैं, तो एक तो पूरी पॉजिटिव होगी इस तरीके से, और एक में कांस्टेंट का साइन नेगेटिव होगा, तब आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, दोनों के जो कांस्टेंट वाले साइन हैं वो एक जैसे ही होंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको इसमें बहुत डीप ले जाऊंगा, चिंता ना करें, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने दूंगा, नोट करें इतना। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने 3 यहां पर हेडिंग लिख दिए हैं, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमने कहा 2 लाइनें हैं बेटा। पहली लाइन हमारी है a1x b1y c1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन है a2x v2y c2 इज इक्वल्स टू 0। अगर बेटा कोइंसिडेंस होंगी, मतलब इनका जो इंसिडेंट यानी पथ जो है एक सा होगा, सभी लाइनें एक ही पॉइंट से गुजरेंगी, तब ऐसे केस में आप लोग याद रखिएगा कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होगा। दूसरा केस, इसमें ध्यान देंगे हम लोग, पैरेलल का है, और पैरेलल आप जानते हैं कि जब दो लाइनें टकराए नहीं, कभी भी कटे नहीं एक दूसरे से, पैरेलल चलती रहे रेल की पटरी की तरह, तब आप ये कहेंगे इसमें a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 से, बट नॉट इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2 के। तो ये लाइनें पैरेलल होंगी, जैसा अभी एग्जांपल बताया था। तीसरा और इसका लास्ट है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को काट देती हैं किसी भी एक पॉइंट पर। इसका मतलब उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, एक निश्चित आंसर होगा। इनमें आपके आंसर इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते इस इक्वेशन को, लेकिन इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। तो आज के लिए इतना ही, और एक हमारा ये बेसिक है। इसके बाद हमारे पास कोनिक सेक्शन का बेसिक और बचता है। कोनिक सेक्शन का बेसिक कराने के बाद ही मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। कोनिक सेक्शन जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, हमारी 4 चीजें बचेंगी कोनिक सेक्शन में। इनको कराने के लिए हमें एक और वीडियो की आवश्यकता होगी। उसके बाद आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये बेटा टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, और इस टॉपिक के लिए हमें कम से कम 2 बेसिक वीडियो लेने पड़ेंगे बेटा। और बेटा इसी तरीके से हमें कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन के 2 वीडियो मुझे कराने पड़ेंगे, यानी मुझे 4 वीडियोस के देने ही देने आप लोगों को, तब जाके आप किसी भी कंपटीशन में इसके 10 से 15 क्वेश्चन जो आते हैं निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।